राजनीति के चक्रव्यूह में कौन किसको फंसाने जा रहा है? आखिर ये संयोग है या प्रयोग कि जगदीप धनखड़ जो पिछले कई महीनों से गायब थे वो जाग गए और साथ साथ में जाग गए आरएसएस के बेहद खास रहे और मार्गदर्शक मंडल के बेहद अहम सदस्य मुरली मनोहर जोशी। दोस्तों, जगदीप धनखड़ ने जिन हालातों में इस्तीफा दिया और उसके बाद वो मीडिया से गायब हो गए, मीडिया से उन्होंने बात भी नहीं की। इतने ज्यादा सोशल आदमी अजीबोगरीब स्थिति से चुप्पी साध कर बैठ गए, उस पर अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े हुए। इनफैक्ट कहा गया कि जगदीप धनखड़ एपिसोड इकलौता ऐसा एपिसोड है इस सरकार में पिछले 11 सालों में जिसमें इस सरकार को एक तरह से बहुत ही एम्बैरेसिंग सिचुएशन का सामना करना पड़ा, क्योंकि खुद आपके चुने हुए लॉयलिस्ट ही आपको आग दिखाने लगे। लेकिन जगदीप धनखड़ की विदाई और उसके बाद उनकी चुप्पी, ऐसा लगा कि एपिसोड खत्म हो गया है। लेकिन जगदीप धनखड़ ने फिर से जाग कर और अपना जुबान खोलकर, अपना मुंह खोलकर कह दिया है साफ तौर पर कि पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्तों, जगदीप धनखड़ ने आरएसएस के कार्यक्रम में, एक किताब के विमोचन के कार्यक्रम में कुछ बातें बोली। इशारों में बोली गई उनकी बात अपने आप में बड़ी दिलचस्प थी। दोस्तों, आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक है डॉक्टर मनमोहन वैद्य। उनकी किताब हम और ये विश्व, इसके विमोचन के कार्यक्रम में जगदीप धनखड़ पहुंचे थे और वहां मजाकिया अंदाज में जगदीप धनखड़ कहते हैं, भगवान करे कोई नैरेटिव के चक्र में ना फंसे, इस चक्रव्यूह में कोई फंस गया तो निकलना बड़ा मुश्किल है। इसके बाद धनखड़ कहते हैं, मैं अपना उदाहरण नहीं दे रहा हूं। अब दोस्तों, राजनीति में थोड़ा कहा ज्यादा समझने वाली बात होती है। धनखड़ साहब मजाकिया अंदाज में कहते हैं कि भाई भगवान करे कोई नैरेटिव के चक्कर में ना फंसे और चक्रव्यूह में अगर कोई फंस गया इस चक्रव्यूह में तो निकलना मुश्किल हो जाता है। और जब वो ये बोलते हैं तो लोग बड़े गौर से सुनते हैं। उसके बाद धनखड़ साहब कहते हैं, मैं अपना जिक्र नहीं कर रहा हूँ, बस इतना बोलना ही बहुत था। इसके बाद एक और बड़ा दिलचस्प वाक्या हुआ। उनके कोई असिस्टेंट थे तो वो उनको बता रहे थे जाने का टाइम हो गया है, या तो जाने के टाइम के लिए बोल रहे होंगे या फिर उनकी फ्लाइट थी उसके लिए बोल रहे होंगे या उनके भाषण की समय सीमा खत्म हो रही थी इसके लिए बोल रहे थे। तो जगदीप धनखड़ ने आगे कहा, संदेश आया है कि समय की सीमा है, मैं फ्लाइट पकड़ने की चिंता से अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ सकता, मेरा हालिया अतीत इसका प्रमाण है। जब जगदीप धनखड़ ने ये बोला तो जितने भी श्रोता वहां पर बैठे थे वो तालियां बजाने लगे। तो जगदीप धनखड़ ने ये बात मजाक में नहीं बोली थी, उन्होंने सीरियसली बोली थी। जब उनसे कहा गया ना जाने का वक्त आ गया, तो वो कहते हैं कि फ्लाइट पकड़ने की वजह से मैं अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ दूंगा, मैं अपना कर्तव्य नहीं त्यागूंगा, ये मेरा हालिया जो भी कुछ भी हुआ मेरे साथ, ये इसका प्रमाण है। तो जितना हमको याद है, जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया, स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया। फिलहाल जगदीप धनखड़ को देखकर इस कार्यक्रम में एक बात तो समझ में आ रही थी कि वो स्वस्थ है, उनके स्वास्थ्य में कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया बोल रहे थे, बढ़िया दिख रहे थे। लेकिन एक बात समझ में आती है कि जो टीस मन में है वो टीस आज भी है और वो बकायदा लोगों को हिदायत देते हुए या फिर इशारों में बोलते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कि इस चक्रव्यूह में, नैरेटिव के चक्र में फंस गए तो निकलना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन फिर ये भी बताते हैं कि मैंने ना पहले और ना बाद में अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ा। तो फिर क्या उन पर इस्तीफा देने का दबाव डाला गया? किसने डाला दबाव भाई? और उससे भी बड़ा सवाल, वो कौन से कर्तव्य थे जो करने से उनको रोका जा रहा था कि उनको इस्तीफा देना पड़ा? जगदीप धनखड़ ने इतनी बात बोल दी थी तो पूरी बात बोल देते और साथ में ये भी बोल देते कि इस्तीफा देने के बाद इतने महीनों से कहां गायब थे। इस साल के जुलाई के आसपास में दोस्तों, मानसून सत्र के दौरान अचानक से सत्र चल रहा था, जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया तब जब सुबह वो सत्र में हिस्सा ले रहे थे, सत्र का हिस्सा थे। अचानक से रात को आके इस्तीफा दे दिया। जिन हालातों में इस्तीफा दिया आज तक नहीं पता चला जगदीप धनखड़ ने क्यों दिया। लेकिन अब जगदीप धनखड़ अपने आप को अभिमन्यु की तरह दिखा रहे हैं और ये लोगों को सीख दे रहे हैं कि नैरेटिव के चक्कर में मत फंसना। दोस्तों, दिलचस्प ये है कि जब जगदीप धनखड़ ने ये बयान दिया उसके कुछ घंटों पहले मुरली मनोहर जोशी ने भी एक बयान दिया। मुरली मनोहर जोशी कौन है? मुरली मनोहर जोशी वो हैं जिन लोगों के लिए मार्गदर्शक मंडल बनाया गया था, जिनको जबरन इस मार्गदर्शक मंडल में धकेला गया था। मुरली मनोहर जोशी भी दोस्तों आरएसएस के खास लॉयलिस्ट माने जाते हैं, आरएसएस के खास लोगों में से एक माने जाते थे अपने जमाने में भी आज भी। और उन्होंने कुछ घंटे पहले, जगदीप धनखड़ के बोलने से कुछ घंटे पहले, पूर्व चुनाव आयुक्त और पूर्व कानून सचिव वी.जी. कृष्णमूर्ति की जयंती के कार्यक्रम में बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली। उनके हिसाब से चुनाव में पैसा बांटने से नहीं होता कल्याण। मतलब मुरली मनोहर जोशी किसको सुना रहे हैं? सब जानते हैं दोस्तों, अभी बिहार में चुनाव निपटा है, वहां किसने पैसे बांटे? खुलेआम पैसे बांटे। चुनाव आयोग
ने चुप्पी साध कर बैठ गया चुनाव आयोग, और बीजेपी ने वोटिंग के 2 दिन पहले तक महिलाओं के खातों में पैसे बांटे। सब जानते हैं, कोई ऐसा भी नहीं, मतलब आंखों की शर्म भी नहीं बचाई ना चुनाव आयोग ने ना बीजेपी ने। लेकिन अब मुरली मनोहर जोशी ये कह रहे हैं कि पैसे बांटने से कल्याण नहीं होने वाला। दिलचस्प ये है कि ये पैसे बांटने का सिलसिला बीजेपी ने ही शुरू किया। ये सिलसिला शुरू हुआ मध्य प्रदेश से, फिर ये फॉर्मूला हिट हुआ तो ये महाराष्ट्र में भी दिया गया, और अब तो बिहार में सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए गए। लेकिन अब मुरली मनोहर जोशी, जो कि आरएसएस के लॉयलिस्ट हैं, वो कह रहे हैं कि पैसे बांटने से कल्याण नहीं होता। कुछ दिन पहले मुरली मनोहर जोशी ने आरएसएस के कार्यक्रम में आर्थिक असमानता पर भी खूब ज्ञान दिया था। इस सरकार की खूब आलोचना की थी। मैंने आपको एक खबर भी दिखाई थी, ये कहते हुए कि आप केवल तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए या चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए, इससे ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि आपने जो आर्थिक असमानता है वो कितनी है देश में। और जब मुरली मनोहर जोशी ने आरएसएस के इस कार्यक्रम में मतलब बहुत बड़ा एक बढ़िया सी प्रेजेंटेशन दी थी आर्थिक असमानता पर, तो बाद में मोहन भागवत भी मौजूद थे उसमें। मोहन भागवत ने उसका सपोर्ट भी किया था, तब भी इस पर काफी सुर्खियां बनी थी। और अब मुरली मनोहर जोशी फिर अपनी ही सरकार को, अपनी ही पार्टी को आईना दिखाते हुए कह रहे हैं कि जो पैसे आप बांट रहे हैं इससे कल्याण वल्याण नहीं होने वाला। तो दिलचस्प भी है दोस्तों कि दोनों आरएसएस के खास, भाई जगदीप धनखड़ ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी आरएसएस के खास बनने के लिए। मुरली मनोहर जोशी तो है ही आरएसएस के लॉयलिस्ट, और दोनों बोल रहे हैं। दिलचस्प ये है कि दोनों तब बोल रहे हैं जब संसद का सत्र सामने खड़ा है। 1 दिसंबर से संसद का सत्र है, और आप जानते हैं कि जब भी कोई संसद का सत्र होता है, खासतौर पर 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद, इस सरकार के लिए भीषण परेशानी विपक्ष खड़ा करता है अलग अलग मुद्दों पर, जिनमें आर्थिक तौर पर आर्थिक मोर्चे के जो समस्याएं हैं वो हद से ज्यादा है। और इंपॉर्टेंट ये है दोस्तों कि अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया हुआ है भारत पर, उससे बहुत सारे सेक्टर्स को ऑलरेडी काफी नुकसान हो रहा है, और उसके डेटा भी आ चुके हैं। तो ये मुद्दा ऑलरेडी जो आर्थिक और अर्थव्यवस्था का जो मुद्दा है वो ऑलरेडी संसद में उठेगा, विपक्ष इसको उठाएगा।